सभी साथियों को नमस्कार। श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़ के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, त्योहारों का सीज़न है, लेकिन जितने त्योहारों की बयार आ रही है उतनी ही अपन को तैयारी का भी बयार लानी पड़ेगी। तैयारी हमारी अनवरत चलती रहे, किसी न किसी प्रकार से हम साहित्य के द्वारा, बुक्स के द्वारा, नोट्स के द्वारा, वीडियो क्लिप्स के द्वारा, जैसे भी मन में रुचिकर लगे उसके अनुसार अपन को अध्ययन करना है। आइए दोस्तों, हम इतिहास की जो श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है हमारा महाजनपद काल, उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे महाजनपदों के बारे में पूछे न पूछे, लेकिन उसमें मगध का उत्कर्ष जरूर प्रश्न बनता है, पूछते हैं। तो आज हम महाजनपद काल के जो उतार की तरफ चलते हैं, तो उतार में आता है मगध का उत्कर्ष। जब आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म आगे के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, और इससे पहले आपने महाजनपद पढ़ा था, तब आपने ये भी जाना था कि मगध में कौन से महाजनपद मिल गए, अंग को किसने मिला लिया, कौशल को किसने मिला दिया। इस प्रकार की जब श्रृंखला बनती है तो उस श्रृंखला को उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले कौन कौन से महाशक्तिशाली शासक थे, उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक महाजनपद काल ही है, लेकिन महाजनपद काल में जो महत्वपूर्ण विषय बनता है वो है दोस्तों कौन सा, मगध का उत्कर्ष। अब मगध का उत्कर्ष, मगध भी एक महाजनपद था, और उस महाजनपद को किस शासक ने जो है अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से उस सभी जो 15 या अन्य जो महाजनपद या गणराज्य थे उसको अपने में मिलाया और उसे भारत को एक संगठित राज्य के रूप में विनिर्मित करने का पुरुषार्थ किया था। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि मगध के उत्कर्ष में जो है किन किन शासकों का योगदान रहता है, कौन कौन से शासक ये इसमें योगदान देते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं मगध। मगध का उत्कर्ष है, तो इस मगध के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। दोस्तों, आर्ष ग्रंथ जो हमारे वैदिक साहित्य हैं उनमें प्रामाणिकता सिद्ध है। उन प्रामाणिकता के आधार पर सर्वप्रथम देखें तो मगध के बारे में जानकारी जो मिलती है वो आर्ष ग्रंथों के लास्ट वाले, अंतिम वाले वेद में मिलती हैं। और वो कौन सा है, मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्व वेद में किया गया है। ये पहले भी ज्ञात कर चुके हैं, बता चुके हैं कि अथर्व वेद में किन किन राज्यों, नगरों का उल्लेख मिलता है। हम उस समय जब अथर्ववेद पढ़ा था तब भी बताया था। आज जब हम मगध के बारे में पढ़ रहे हैं तो भी उस बात को एक दोहरान कर रहे हैं कि मगध का साहित्यिक उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। आगे चलें, इसी में कि ऋग्वेद में यदि भी मगध का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसके साम्राज्य का उल्लेख सीधा सीधा मगध के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन इसके साम्राज्य और इसके राज्य के क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। वो क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि कीकट या किराठ नामक जाति के जो लोग थे उन्होंने इस पर, उनका जो शासक था जिसका नाम था प्रमगंध, उसने इस क्षेत्र में या किराठ क्षेत्र में शासन किया था। और आगे चलकर ये इसकी पहचान जो है किस राज्य से या किस जनपद से की गई थी, वो था मगध। और मगध के बारे में हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। ये जो मगध है वो वर्तमान में या भारत के नक्शे में देखें तो किस केंद्र की तरफ आता है, तो यहाँ आधुनिक बिहार वाला जो प्रदेश है, उस बिहार की राजधानी जो है पटना, इस पटना के आसपास का क्षेत्र जो है ये मगध साम्राज्य था, महाजनपद था। लेकिन इसने धीरे धीरे अंग, कौशल, काशी, इस प्रकार के इन साम्राज्यों को जीतकर या महाजनपदों को जीतते हुए अपने में मिलाना शुरू कर दिया, और एक छत्र होकर फिर बाद में ये भारत संघ बन जाता है। तो भारत संघ का या भारत का प्रथम शासक तो आगे चलकर मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाएगा। लेकिन अब इसमें जो है मगध को उत्कर्ष करने वाले जो हैं कौन कौन शासक होते हैं, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मगध के बारे में हमें उल्लेख हुआ कि जानकारी हुई कि साहित्यिक उल्लेख कहाँ कहाँ पर आया है। उसके बाद देखें दोस्तों कि इस मगध के बारे में जो वंश आते हैं उन वंशावलियों का हमें जानकारी रखना पड़ेगा कि मगध के उत्थान में किन किन राजवंशों ने बहुत अधिक महत्व दिया था। उसमें सबसे पहला जो आता है वो है दोस्तों हर्यक वंश। अभी आगे क्या लिखा है इसमें मत जाइए,
लेकिन इसमें जो है वंशों की बात आती है तो इसमें जो प्रमुख रूप से 3 राजवंशों का उल्लेख है मगध के उत्कर्ष में। अब आपको मैं क्रम बता देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ, उसको ध्यान में रख कर आगे जो मौर्य काल का क्या अस्तित्व आता है वो भी हम ध्यान से देखेंगे। क्या होता है दोस्तों कि मगध के उत्कर्ष में 3 राजवंशों का योगदान है। 3 राजवंश कौन कौन से हैं? अब वो यहाँ पर बात आती है कि 3 राजवंश जो आप बता रहे हो कि सर कि आगे चलकर वंश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश। अब हर्यक वंश के जो राजा होंगे उनके बारे में उल्लेख करेंगे। उसके बाद जो वंश आता है उस वंश का नाम है दोस्तों शिशुनाग वंश। ये दूसरा वंश आता है, इनके शासकों के बारे में हम अब आगे अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार जो है तीसरा जो राजवंश है जो तीसरा नंबर का आता है वो आता है नंद वंश। ये तीसरा राजवंश, इसमें 2 शासक हुए हैं महापद्मनंद और घनानंद। इन 2 शासकों के बारे में अध्ययन करके तो आगे बढ़ेंगे तो इन तीनों ने, ये तीनों राजवंशों के राजाओं ने मगध को स्थायित्व प्रदान करते हुए साम्राज्य की विशालता को बढ़ाया है। ये 3 प्रमुख शासक जो राजवंश आते हैं। अब मैं चौथा नाम लेने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है कि आप सर कह रहे हैं कि इसका नाम क्यों नहीं लिया, और वो राजवंश है दोस्तों आगे इसके आता है मौर्य वंश। यहां पर नंदवंश का अंतिम शासक होगा जिसका नाम था घनानंद। अब ये जो घनानंद होगा इसकी हत्या करने का जो पुरुषार्थ करेगा वो आएगा चंद्रगुप्त, चाणक्य के द्वारा, चाणक्य की सहायता के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस घनानंद की हत्या कर देता है और आगे चंद्रगुप्त शासक बन जाता है, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक भी बनेगा। तो आप इस मौर्य वंश को इस मगध के उत्कर्ष में क्यों सम्मिलित नहीं कर रहे हो? तो ये प्रमुख बात है कि जानकारी जिज्ञासा बढ़नी चाहिए, क्योंकि मौर्य वंश जब स्थापित हुआ या चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक हुआ था तो इससे पूर्व नंदवंश, शिशुनाग वंश और हर्यक वंश के राजाओं ने भारत को एक छत्र के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ये मगध था, इसमें छोटे बड़े ये जो था राज्य उत्तरी भारत जो है इसमें सम्मिलित हो गया था। जब घनानंद शासक था तब भारत लग के प्राय सभी महाजनपद जो मगध के अलावा 15 महाजनपद थे वो इसमें मिल चुके थे। अब मिल जाने के पश्चात तो फिर भारत संघ बन जाता है, और घनानंद जो है था उसके समय सारे जो महाजनपद थे उनकी अधीनता स्वीकार कभी करते कभी नहीं करते। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनेगा तब सारे महाजनपद के शासक जो हैं उनकी अधीनता सहर्ष स्वीकार करते हैं। इस कारण जब भारत संघ बन जाता है तो उसका प्रथम राजा जो होगा वो कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन उसने मगध का उत्कर्ष नहीं किया, भारत को संगठित किया, भारत को उसने स्थापित या मजबूत किया था, इसलिए भारत का प्रथम शासक कहलाता। इसको मगध के उत्कर्ष में नहीं गिनते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं कि मगध के उत्कर्ष में पहला जो राजवंश आता है 3 राजवंशों में, उसमें पहला कौन सा है? हर्यक राजवंश। अब हर्यक राजवंश जो है, अब इसके आगे जो संबोधन लिखा है वो क्या लिखा है? पितृहंता वंश। अब पितृहंता वंश का इसका मतलब यहाँ पर बात आती है जो प्रथम शासक होगा वो प्रथम शासक जैसे आएगा बिंबिसार। अब ये जो बिंबिसार जो शासक आएगा इसके पुत्र अधिक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, और वो जो पुत्र है वो इसका पुत्र जो है राज्य की महत्वाकांक्षा में इस शासक की या पिता की जब हत्या कर देते हैं और शासक बन जाता है। ऐसा एक नहीं 2 बार हो चुका है, इसी कारण इसे पितृहंता वंश कहते हैं। पिता की हत्या करके शासन प्राप्त करने की परंपरा यहाँ देखने को मिलती है, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ये संबोधन आया है दोस्तों। अब हर्यक वंश में देखते हैं कि कौन कौन सा शासक है जिसने कि इस राजवंश को स्थापित करके आगे बढ़ाया है, कौन से धर्म को प्रश्रय दिया है, कौन कौन से साम्राज्य को या महाजनपद को अपने में मिलाया है। ये सारी जानकारी जो है क्रमशः अपन पढ़ने जा रहे हैं। हर्यक वंश का पहला शासक कौन है और क्या इसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? देखते हैं। बृहदत्त वंश के पश्चात, बृहदत्त वंश जो महाभारत कालीन चला आ रहा था, महाभारत काल के पश्चात जब हम देखते हैं तो बृहदत्त का पौराणिक उल्लेख मिलता है।
और उसी स्थान पर अब जो परंपरा जो हमें ऐतिहासिक काल में जो कि प्रमाणिक है 600 ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो वंश काबिज होता है वो हर्यक वंश है। तो बृहदत्त वंश के पश्चात मगध में जो नया राजवंश स्थापित सत्ता में आया वो कौन सा है? हर्यक वंश कहलाता है। यह हर्यक वंश मगध की जगह स्थापित हो गया। इसका उल्लेख जो है पौराणिक या महाभारत में होता है, लेकिन इनकी श्रृंखला और प्रमाणिकता संदिग्ध है। यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यक वंश की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। तो हम यहाँ हर्यक वंश को पहला वंश लेते हैं यहाँ का। उसके वंश से विख्यात हुआ आगे बौद्ध और जैन ग्रंथ, क्योंकि इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म चल चुका था और दोनों जो महाव्यक्तित्व थे इस समय इनके समय में जीवित थे और धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ग्रंथों में इस हर्यक वंश कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक जो था दोस्तों वो कौन था? बिंबिसार। अभी मैंने बताया था कि जैसे मान लो पहला शासक बिंबिसार हैं तो इसकी हत्या जो है इसके पुत्र करेंगे, तो पहला इस वंश का संस्थापक कौन हो जाता है? बिंबिसार। एक अब आपके जैसे ये नाम सुना आपके मन में एक नया शब्द और आपके दिमाग में आ रहा, दिलो दिमाग में। ये शब्द है बिंबिसार। एक मैं शब्द लिख रहा हूं, एक इससे मिलता जुलता शब्द बिंदुसार। शब्द को ध्यान से देखो, बिंबिसार और एक शब्द दूसरा मैंने लिखा है मैंने बिंदुसार। दोनों अलग अलग हैं, दोनों शासक भी अलग अलग हैं। ये हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हैं और ये बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हैं और अशोक महान सम्राट का पिता है। ये बिंदुसार आगे मौर्य वंश में पढ़ेंगे, इसका उल्लेख आएगा, लेकिन हम जब मगध में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले नाम क्या आ रहा है? बिंबिसार। दोनों नाम आप पृथक पृथक हैं, बिल्कुल इनको अलग ध्यान में रखकर हम अध्ययन करेंगे। चले आगे दोस्तों। इस वंश का प्रथम महान शासक कौन हुआ? बिंबिसार ही हुआ, जो मगध का संस्थापक भी कहलाता है और हर्यक वंश का संस्थापक भी कहलाता है। इसने मगध साम्राज्य की नींव रखी, मतलब कि इसको मजबूती प्रदान करी। ये नहीं कि बिंबिसार चला गया और किसी ने दूसरे ने शासन किया, जो ताकतवर व्यक्ति आया उसने हटा दिया और दूसरा आ गया। यहाँ पर वंश परंपरा काबिज हो गई थी, मतलब इसके उत्तरोत्तर इसके पुत्रों ने ही शासन की परंपरा विकसित कर ली थी। हर्यक वंश में जब पहला जो इस शासक है बिंबिसार, इस बिंबिसार के बारे में विस्तार से देखते हैं। कि बिंबिसार का उपनाम आपसे पूछे तो क्या कहलाएगा? श्रेणीय। श्रेणीय का मतलब है कि यहाँ पर जो राजा होते थे उन राजाओं में सबसे शक्तिशाली होता श्रेणीय शब्द का उल्लेख आया है संस्कृत में और बौद्ध ग्रंथों में। इसका शासनकाल जो है यहाँ पर 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक आता है। और साथियों ये तो ज्ञात है आपको कि हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ईसा से पूर्व की जब हम घटनाएं पढ़ रहे हैं तो ये ईसा पूर्व की घटनाएं या ईसा मसीह के जन्म की सब पहले घटनाएं, ये जो समय है ये माइनस में या घटते क्रम में आता है। जब इसका शासन हुआ था तब 544 ईसा पूर्व चल रहा है। जब इसकी मृत्यु हुई तब इसका वर्ष कौन सा था? 492 ईसा पूर्व। ईसा से 492 ईसा पूर्व और ये 544 ईसा पूर्व में काबिज हुआ। ये जो समय है ये इसके जीवन का समय या शासन का समय कहलाता है। तो साथियों आगे के जो राजा आएंगे वो इसी घटते हुए क्रम में आएंगे। जब तक ये ईसा का जन्म है यहाँ तक बैलेंस में नहीं आ जाते हैं तब तक माइनस में, और ईसा के जन्म के बाद ये सारी घटनाएं हम प्लस में बढ़ते हुए क्रम में पढ़ेंगे। जैसे 300, 400, 500, 2020, 2021 आएगा। पहले भी बता चुका हूँ, पहले की आप जो स्लाइड है पीपीटी है और जो क्लासें हैं कक्षा हैं उनको शुरुआत में जो मैंने इतिहास का परिचय बताया है उसकी पहली और दूसरी क्लास देख लें तो आपको ये क्रम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं दोस्तों कि समय सारणी, क्योंकि अब जो शासक होंगे मगध के और मौर्य काल तक हम आपको माइनस में ही पढ़ते हुए बताऊंगा। जो समय आएगा वो घटते हुए क्रम में आएगा। हम जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो भी उसमें घटते हुए क्रम में ही उल्लेख होगा। तो बिंबिसार का जो है समय है शासनकाल का 544 से 492 ईसा पूर्व। अब इसने क्या क्या घटनाक्रम किए हैं या इसके बारे में क्या उल्लेख मिलता है? जैन साहित्य, क्योंकि इस समय जैन और बौद्ध धर्म दोनों प्रचलित थे,
जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। श्रेणी या श्रेणिक का मतलब होता है सबसे मुखिया, उस श्रेणी का सबसे मुखिया का है। बिंबिसार मगध के पहले वंश हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ है। प्रथम शक्तिशाली का मतलब वो है इसने किसी दुश्मनों को अपने अंदर नहीं आने दिया है, या दुश्मनों को भगाते हुए अपने शासन को बड़ा मजबूत किया है। इसकी राजधानी जो है गिरिब्रज या राजगिरी रही है। गिरिब्रज या जो राजगिरी जो सबसे पहले पुरानी राजधानी कहलाती है वो इसने स्थापित की। बिंबिसार ने विजयों के लिए कौन सी नीति का सहारा लिया? वो है वैवाहिक नीति। वैवाहिक नीति का मतलब है, जब मैंने आपको मगध का उत्कर्ष भी पढ़ा रहा था तब बताया था कि बिंबिसार ने जो है अपने पड़ोसी राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर अपना बना लिया, जिससे कि कभी दुश्मन राज्य पर आक्रमण करे तो कम से कम वो उस पर आक्रमण नहीं करें और उनकी जो अपने सगे संबंधी हैं उनकी शक्ति का उपयोग दुश्मन राज्यों पर कर सके। इसी कारण इसने बिंबिसार ने दूरवर्ती नीति के आधार पर वैवाहिक संबंध बनाए हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इस बिंबिसार ने जो है और क्या जो है इसकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन से राज्यों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं, तो इसका उल्लेख आता है कि बिंबिसार ने अपने पड़ोसी 3 राजवंशों से वैवाहिक संबंध बनाए हैं और जो दूरवर्ती अवंती जो था उज्जैन वाला, उनसे उसने मित्रता बनाई, अपने राजवेद को भी भेजा था, जो उल्लेख आगे आएगा। राजवंश 3 बिंबिसार ने जो है 3 राजवंशों के साथ जो है इसने वैवाहिक संबंध बनाए। पहला जो विवाह आता है लिच्छवी गणराज्य। इस समय जो है सबसे शक्तिशाली अगर गणराज्य, जो कि जन राजा कोई नहीं था, जन समर्थन के आधार पर जो गणराज्य बना हुआ था वो लिच्छवी गणराज्य सबसे शक्तिशाली था। इसका जो शासक या सर्वप्रमुख था चेटक, उसकी जो बहन थी जिसका नाम था चेलना, संस्कृत साहित्यों में बौद्ध ग्रंथों में छलना नाम भी आता है, उससे साथ विवाह किया। इसका मतलब चेटक को क्या बना दिया? अपना बहनोई सालाजी बना दिए। अब ये कि लिच्छवी गणराज्य जो है कभी आक्रमण नहीं कर सकता और वो हमें मदद देगा। द्वितीय विवाह जो किया था कौशल्या नरेश जो प्रसेनजीत था, उसकी बहन महाकौशला से विवाह किया। इसे दहेज में कौन सा प्रांत मिल गया? काशी। ये महत्वपूर्ण रहा है। तीसरा जो विवाह है मध्य देश, ये प्रश्न पूछा भी गया है साथियों। और मध्य देश जो है कुरु के समीप, जो आजकल के अयोध्या के दिल्ली के निकट है, वहाँ पर राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया था। तो दोस्तों ये जो बिंबिसार है इसने वैवाहिक नीति को जो है महत्व देकर उस बात को अपने राज्य को संगठित किया। आगे जो है मित्र राष्ट्रों के आधार पर क्या करता है, इसका पुत्र जो है वो क्या करता है, वो अगली स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं। बिंबिसार के पश्चात मगध का और इससे शक्तिशाली जो शासक बना वो उसका पुत्र है जिसका नाम है अजातशत्रु। दोस्तों हर्यक वंश को जो है संगठित करके विस्तारित करने का प्रथम पुरुषार्थ तो किया है बिंबिसार ने, लेकिन जो है इसको और जो दूसरे महाजनपद थे इसको मिलाने के लिए, संघर्ष करने के लिए जो उद्यत हुआ था, इसका पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। लेकिन अजातशत्रु ने जो है अपने पिता की हत्या करके जो है शासन प्राप्त किया है। आगे चलें कि इसने जब है सत्ता संभाली तो उसके पश्चात इसने क्या किया है, पहले देखते हैं अजातशत्रु का शासनकाल। क्योंकि जब 492 ईसा पूर्व में इसकी हत्या हो जाती है बिंबिसार की, तो शासक बनता है अजातशत्रु। और अजातशत्रु का उपनाम आपसे पूछे तो वो क्या है? कुणिक। दोस्तों बिंबिसार का जो उपनाम आता है वो क्या है? श्रेणिक। इसी प्रकार अजातशत्रु का नाम पूछे तो क्या है? कुणिक है। इसका शासनकाल का समय 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक 32 साल का इनका शासनकाल है। अब इस अजातशत्रु ने क्या क्या जो महती योगदान दिया था मगध के लिए वो देखते हैं कि अजातशत्रु का कौशल नरेश जो प्रसेनजीत था उससे युद्ध हुआ। जबकि आपको पता है कि बिंबिसार ने कौशल नरेश से भी क्या किया था? विवाह किया था। वैवाहिक नीति के आधार पर काशी उसे मिल चुका था। लेकिन आगे जब अजातशत्रु ने जब पिता की हत्या कर दी
तो प्रसेनजित जो वहाँ का शासक था वो ये समझेगा कि ये बेटा जो है उसका दुश्मन है और उसने जो दहेज में दिया हुआ काशी प्रांत जो है वो ले लिया है। इस कारण उनसे क्या हुआ, युद्ध हुआ। पहले तो प्रसेनजित की हार हुई। जब युद्ध हुआ तो प्रसेनजित पहले तो हार गया, परंतु बाद में दोनों में क्या हो गया, समझौता हो गया, संधि हो गई। ये हमेशा अनवरत रूप से चलेगा कि युद्ध संधि इतिहास की एक श्रृंखला है। और प्रसेनजित ने पहले तो अपनी बेटी का विवाह कर रखा था बिंबिसार के साथ, लेकिन अब जो है प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह जो है किसके साथ कर दिया, अजातशत्रु के साथ कर दिया है। अजातशत्रु के साथ जब वाजिरा का विवाह कर दिया तो जिसके लिए लड़ाई थी, कौन सा, वही काशी वाला प्रदेश, तो वो काशी भी इस वाजिरा के साथ वापस पुनः मगध में मिल गया। आगे देखें, अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी, लिच्छवी गणराज्य से पहले विवाह किया था बिंबिसार ने और शक्तिशाली गणराज्य था, उसकी राजधानी जो थी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसका मतलब जो पिता के द्वारा जो वैवाहिक संबंध थे वहां पर उसने युद्ध किए हैं। किसने, अजातशत्रु ने। अब अजातशत्रु ने और क्या किया है, इस प्रकार काशी और वैशाली को अपने में मिला लेने के लिए मगध का साम्राज्य को विस्तृत हो गया। मतलब कि पहले तो केवल दहेज के रूप में या कुछ आंशिक रूप में ही जो है मगध में दिया गया था वैवाहिक संबंधों के कारण, लेकिन अब जब है जीतने के द्वारा, विजय हासिल करने के द्वारा जो ये दोनों नगर हैं, जो ऐतिहासिक नगर हैं, इनको स्थायी या हमेशा के लिए इसको मगध में मिला दिया है। आगे चलें, अजातशत्रु ने और कौन सी युद्ध नीति अपनाई और जिसके कारण ये इसको विशालता तक पहुंचा पाया, और वो विशालता तक पहुंचाने के लिए जो पुरुषार्थ किया गया है वो है जैन और बौद्ध धर्म को भी ये अपनाता गया। और उसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान है, अजातशत्रु ने बौद्ध और जैन धर्म दोनों का पोषक था। इसका मतलब है कि वो जनता के प्रति जो है वो चहेता हो गया, जनता के लिए वो लोकप्रिय हो गया, क्योंकि जनता जो है दोनों धर्मों को की ओर आकर्षित हो रही थी। इसने भी दोनों धर्मों को महत्व दिया था, जिससे कि धार्मिक रूप से किसी को नाराज नहीं करना चाहता। अपना विरोधी जो थे शासक वर्ग था, वो शासक वर्ग जो है अगर इसके धर्म के विरुद्ध भी है, उसको विरुद्ध जनता का जीत कर उस राजा को इस धर्म में अपनाने के लिए बाध्य कर देता था और राज्य को अपने में मिलाने के लिए पुरुषार्थ कर देता था। उसके शासनकाल में, मतलब इसके 8वें वर्ष में बुद्ध को महानिर्वाण परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को, महात्मा बुद्ध जो है उसको, उनको क्या हुआ, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है कि महात्मा बुद्ध को जो है कब जो है इनका जीवन समाप्त हुआ था, तब बात आती है कि 8वें वर्ष में महापरिनिर्वाण हुआ। जब इसका शासक हुआ, ये राजगद्दी संभाली थी, इसके 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई। उसको बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहते हैं। और महापरिनिर्वाण हो जाने के पश्चात जो है इसने क्या किया है, क्योंकि इस समय तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन होगा उसका नेतृत्व भी ये करता है। और क्यों करता है, क्योंकि जब इस समय जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो शासक थे, जनता थी, उनमें इस महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर के विसर्जन या अंतिम संस्कार को लेकर क्या हुआ था, मतभेद हो गया था। तो उस अंतिम संस्कार को लेकर जब मतभेद उभरा तो इस अजातशत्रु ने जो है उस समय नेतृत्व किया और उनका जो अंतिम संस्कार करने के पश्चात उनके जो अस्थि अवशेष थे उनका विभाजन किया और 8 भागों में बांटा। उन अस्थि अवशेषों पर क्या बने थे, महास्तूप बनाए गए। और वो महास्तूप जो है वहाँ पर जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कोई न कोई अवशेष रखे गए हैं। राजगृह में जो अजातशत्रु ने किया, अपनी राजधानी में एक स्तूप का निर्माण कराया, महात्मा बुद्ध की समाधि के रूप में महास्तूप का निर्माण करवाया। इसके शासनकाल में राजगृह की एक गुफा है जिसका नाम था सप्तपर्णी गुफा में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या करवाया है इसने प्रथम बौद्ध संगति का मतलब सम्मेलन का आयोजन करवाया था, जिससे कि ये मतभेद वैचारिक रूप से हो
चाहे उनके संस्कार को लेकर हो, किसी भी प्रकार का जो विभेद था इनके अनुयायियों में, उस विभेद को समाप्त करने के लिए इस संगीति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी हत्या इसके ही पुत्र उदायन ने कर दी, क्योंकि परंपरा इसी ने चलाई है। तो इसके पुत्र ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इस कारण क्या कहलाया, संबोधन क्या है, पितृहंता वंश कहलाता है। तो ये अजातशत्रु की, और आगे जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे तब भी और नाम आएगा कि जो है ये क्या नाम, धर्म के संबंधित भी अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ पर मैं बात बता देता हूँ। अजातशत्रु और बिंबिसार, जब बिंबिसार इसका पुत्र है तो उस बिंबिसार ने कौन से धर्म को ज़्यादा महत्व दिया, तो जैन धर्म को। हालांकि दोनों धर्म को समान रूप से देते थे, लेकिन ज़्यादातर इसने जैन धर्म को दिया। तो इसका पुत्र जो होता है अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने कौन से धर्म को दिया, आपको दिख ही रहे कि इस बौद्ध संगति का आयोजन कराया। इसका मतलब ये कौन से धर्म से ज़्यादा प्रभावित था, बौद्ध धर्म से। तो ये ध्यान में हम भी रखे चलेंगे, आगे भी जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको ज्ञात हो जाएगा। आगे चलें। अब इसका पुत्र इसकी हत्या कर देता है, तो शासक कौन होगा, इसका पुत्र उदयन। और उदयन जो है उनके बारे में क्या उल्लेख आता है शास्त्रों में, वो ध्यान से देखते हैं। उदयन जो है इसका उपनाम आपसे पूछे कि उसका उपनाम क्या है, तो उदयभद्र। बिंबिसार का श्रेणिक, अजातशत्रु का बिंबिसार का जो है श्रेणिक है, अजातशत्रु का कोणिक है, और इसी प्रकार उदयन का जो आता है वो क्या है, उदयभद्र। उपनाम से जान गए। शासन काल जो शुरू होता है 460 ईसा पूर्व से घटते हुए क्रम में 444 ईसा पूर्व में आते हैं। इतना शासन काल का समय है। अब इसके अलावा इनका जो साहित्यिक योगदान या इस साम्राज्य में क्या योगदान है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इस उदयन के बारे में देखें तो इसने गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर एक नया शहर बसाया, जिसे वर्तमान में, या जो वर्तमान में नाम उसका कुसुमपुर भी है। उस कुसुमपुर पर जो है उसका प्रचलित नाम जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, और यहाँ पर जो है अपनी राजधानी जो थी, पहले राजगृह थी, उस राजधानी से स्थानांतरित कर कर किसको बना दिया, पाटलिपुत्र को बना दिया। पहले जो राजगृह थी उस राजगृह नामक स्थान से अब नए शहर की जगह उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। और पाटलिपुत्र कौन सी नदियों के संगम पर है, गंगा और सोन नदी के जहाँ समीपवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर। इसकी हत्या एक व्यक्ति ने छुरा भोंकर कर दी, किसकी, उदयन की। परंपरा आगे से ही चली आ रही है कि जो है शासक जो है उसके अपने वंशजों के द्वारा, अपने ही परिवार के वंशजों के द्वारा हत्या करने से कोई बाज नहीं आते थे, कोई हिचकते नहीं थे। उन्होंने इस परंपरा को बना रखा था, इसी कारण इसकी भी हत्या जो है धोखे से हो जाती है, छुरा भोंकर इसकी हत्या का उल्लेख आता है। उदयन के बाद इसे हम हर्यक वंश पढ़ रहे हैं। हर्यक वंश में पहला शासक पड़ा बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयन, ये 3 शासक पड़े हैं। लेकिन इसके बाद जो है हर्यक वंश का क्या हश्र होता है वो बात इसमें आ रही है कि उदयन के पश्चात उसके 3 पुत्र के नाम आते हैं बौद्ध ग्रंथों या जैन ग्रंथों में। एक का नाम आता है अनिरुद्ध, दूसरा है मुंडक और तीसरा है नागदाशक। ने क्रमवार राज्य किए। पुराणों अथवा कथाकोश में नागदाशक का एक नाम दर्शक भी मिलता है, क्योंकि इसमें समय जब हम साहित्यिक प्रमाण लेते हैं तो साहित्यिक प्रमाणों में जो है पुराण, वैदिक साहित्य आएंगे, इसी प्रकार जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ और तात्कालिक जो लोकप्रिय लोक क्षेत्रीय जो लोक ग्रंथ होंगे उनका उल्लेख के आधार पर ही इनकी जो है प्रमाणिकता सिद्ध करते हैं। बाद में जनता ने इन पितृहंताओं, जो कि आगे से आगे अपने पिताओं को हत्या करके शासन बनाते आ रहे हैं, पितृहंताओं को शासन से उतार कर शिशुनाग, नया व्यक्ति जो आता है, शिशुनाग को एक योग्य अमात्य या राजा बना देते हैं। इसी कारण अगला जो वंश आएगा वो कौन सा आएगा, शिशुनाग वंश आता है। तो पहला वंश कौन सा है, हर्यक वंश समाप्त हो गया। हर्यक वंश में आपको कितने राजाओं का नाम याद रखना है, 3। पहला जो आएगा वो कौन सा है, बिंबिसार। दूसरा जो आएगा वो कौन सा है, अजातशत्रु। इसी प्रकार जो तीसरा जो आएगा वो कौन सा है, उदयन। अब इस वंश के पश्चात जो अगला आएगा वो कौन सा वंश आएगा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में से भी
आपके प्रश्न बनते हैं। और वो प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं आगे बताता हूँ। दूसरा वंश आ रहा है मगध में, उसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है वो दिखाया गया है दोस्तों। इस वंश का जो शासक है, संस्थापक, वो कौन है? शिशुनाग था। राजा का नाम ही शिशुनाग है, तो उसी के कारण उसके नाम से ही वंश का नाम क्या पड़ गया? शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश राजा के नाम से, जबकि आप कह रहे हो कि बिंबिसार हर्यक वंश का है, तो हर्यक वंश से भी पहले के लोग थे, लेकिन वो शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए बिंबिसार शक्तिशाली बना, लेकिन बिंबिसार के आधार पर वंश नहीं चला है। यहाँ पर शिशुनाग ही शक्तिशाली था, इस कारण इसके आधार पर ही वंश परंपरा चली है। यह बनारस के राजा का गवर्नर था। बनारस के राजा, जो बनारस का जो उप राज्य था, राजधानी थी, वहाँ का गवर्नर रहा है। शिशु अवस्था में माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया था, इनको छोड़ दिया था। आगे चलकर अपनी प्रतिभा से, अपने पुरुषार्थ से ये गवर्नर तक पहुंचा। और जब जनता ने, तात्कालिक मगध की जनता ने जो है, जब उदयन के अयोग्य पुत्र शासन कर रहे थे, तब उनको अपने पद से हटाकर पदच्युत करके शिशुनाग को क्या कर दिया? सत्ता सौंप दी। इसने भी पुरुषार्थ करके सत्ता प्राप्त कर ली। उसकी रक्षा एक नाग ने की थी। जब इसके बचपन की बात बताते हैं कि ये नाम कैसे पड़ा, तो बचपन में शिशु की अवस्था में, शैशवावस्था में इसके माता पिता के द्वारा परित्याग करने के कारण इसकी जो पालन पोषण किसी एक नाग ने किया था, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? शिशुनाग पड़ा, और इसका वंश का नाम शिशुनाग वंश कहलाता है। आगे चले दोस्तों कि इस नागवंश शिशुनाग ने और कौन सा जो है शासन संभाला, समय जो है उसका दर्शाएंगे। उसके पश्चात जो हम देखेंगे कि इसने जो है कौन कौन से राज्यों को अपने में मिलाया है, तब उनकी बात आती है। तो उसमें मिलाने वाली जब बात आती है, पहले शासन का समय देख लेते हैं। इसका शासनकाल का जो समय है 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक आता है। अब आप कहेंगे कि 444 ईसा पूर्व में उदयन की मृत्यु हो जाती है। उदयन के पश्चात जो है उसके अयोग्य पुत्रों ने शासन संभाला, और इसका शासन का समय आ रहा है 412। इसका मतलब यह है 444 ईसा पूर्व से बीच में, 412 ईसा पूर्व के बीच में जो है कौन थे? उदयन के पुत्र शासन कर रहे थे, और उनको हटाकर ये 412 ईसा पूर्व में क्या बन गया? शासक बन गया था। इसकी क्या है? इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती, जो उज्जैन वाला राज्य है, उसको जीतकर उसने मगध साम्राज्य में मिला दिया। मगध के लिए सबसे प्रभावशाली कार्य इसका क्या है कि इसने जो अवंती से सबसे बड़ा राज्य था, वो दूसरा बड़ा, उस राज्य को इसने मिला लिया था। अपनी राजधानी वैशाली में उसने स्थानांतरित कर दी। अपनी राजधानी जो थी इस समय, जो इससे पहले पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र के स्थान पर अपनी राजधानी कहाँ ले आया? वैशाली को ले आया था। अपने साम्राज्य, बढ़ते हुए साम्राज्य को का केंद्रीकरण करके नियंत्रण के आधार पर इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया था। आगे चले कि शिशुनाग ने और क्या महत्वपूर्ण काम किया था? शिशुनाग ने जब अपने गवर्नर के पद पर रहते हुए भी जब अपनी योग्यता सिद्ध करती, जनता ने इसको राजा बना दिया, और अपने पुरुषार्थ जो है मगध को तो संभाला ही संभाला, लेकिन इसने अवंती साम्राज्य को जब मिला लिया था, तब इसकी मृत्यु अचानक हो जाने से अब इसका बड़ा पुत्र जो था, जिसका नाम था कालाशोक, उसने साम्राज्य संभाला। और साम्राज्य संभालते ही इसने भी क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया मगध के लिए, वो जो देखते हैं दोस्तों। और इसका प्रश्न बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, वो आता ही है, क्योंकि आपको पता है कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ, 4 सम्मेलन हुए थे। सबसे पहले जो प्रारंभ परंपरा किसने की थी? अजातशत्रु ने। उसी प्रकार अगर दूसरी संगति का उल्लेख आता है तो किसने की थी? वो उल्लेख आने जा रहा है कि उस दूसरी बौद्ध संगति का जो संस्थापक यही आता है। अब नागवंश, क्योंकि शिशु नागवंश है, और आपको पता है कि नाग जो हमेशा होते हैं, आपने देखे होंगे, काले रंग के होते हैं। ये नहीं कि इनका रंग भी काला था इसलिए इसको नागवंश के नाम से। अब इससे कहा है कि अपने को याद रखने के लिए, इनके नाम याद रखने के लिए होता है कि नाग हमेशा काले ही होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुआ है, पहला तो शिशुनाग है, दूसरा कौन सा है? कालाशोक। अब कालाशोक, क्योंकि अशोक 2 होंगे,
एक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता बिंदुसार का पुत्र है, और एक ये अशोक है जो कि काला, इससे पहले हो चुका। अब बौद्ध संगतियां दोनों के बारे में आएगी। तीसरी बौद्ध संगति का जो है, जो नेतृत्व करने वाला आयोजक जो है वो अशोक होगा, और तो दूसरी बौद्ध संगति का आयोजक कौन होगा, तो कालाशोक है। तो कालाशोक और अशोक में भेद अपन को जान सकते हैं। जो नागवंश का है वो कौन सा है, ये आता है कालाशोक। अब इसमें एक और बात आती है, कालाशोक का उपनाम क्या है, काकवर्ण। ये जो है जन्मजाति काले रंग का था, इसलिए काकवर्ण कि काले रंग का होने के कारण ये संबोधन दिया गया है। इसका शासनकाल है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक का है। अब इसने शासन संभाला और क्या क्या साम्राज्य के लिए योगदान दिया है उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि इसके पिता ने जो है राजधानी कहाँ बदल दी थी, वैशाली। लेकिन वैशाली जब इसने राजधानी बनाई तो इसका योगदान क्या है वो देखते हैं। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। सबसे पहले तो इसने ये काम किया कि पिता के द्वारा जो राजधानी स्थापित थी वो प्रशासनिक रूप से शायद उपयुक्त न लगी हो, तो पुनः इसने किसको बना दिया, पाटलिपुत्र को बना दिया। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी हमेशा के लिए काबिज हो गई थी। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। अब उस समय वैशाली जो है सबसे बड़ा स्थान था। अब आपको पता हो गिरिव्रज या राजगृह में जो है इस सभा का आयोजन कराने वाला जो था अजातशत्रु था, और उसके पश्चात जो है इसने भी द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया था, वैशाली में किया था। और वैशाली में आयोजन करते ही इसने जो अपने स्थान राजधानी कहाँ कर दी, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी थी। आगे चले, जो घटना होती है दुर्घटना वो क्या है, कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए, क्योंकि ये वेश बदल कर जो है दूसरों की ठा लेता था, उस समय धोखे से किसी व्यक्ति ने छुरा घोंप कर इसकी क्या कर दी है, हत्या कर दी गई है। कोई भी शासक जो है वो अपने स्वाभाविक मौत से नहीं मरा, उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार जो हमने देखा कि ये जो वंश है शिशुनाग वंश के दो महत्वपूर्ण शासक हैं, उनकी चर्चा कर रही है। इस वंश के पश्चात जो अगला जो वंश आता है वो कौन सा है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों शिशुनाग। शिशुनाग में ही अंतिम महानंदी आता है। इस महानंदी की जो चर्चा है विशालता से करें हैं। तब तक देखें। जय हिंद, जय भारत।